पहले क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारा है वो मैंने सी प्लस प्लस से लिया है। क्वेश्चन है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में कुछ जो फंक्शन जो होते हैं उसमें एक फंक्शन होता है इनलाइन फंक्शन जो मैक्रो की तरह काम करता है। तो इसने कहा कि फंक्शन जो है वो लार्ज है विद मैनी नेस्टेड लूप, नहीं। फंक्शन हैज मैनी स्टैटिक वेरिएबल्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। फंक्शन इज स्मॉल, मतलब अगर कोई फंक्शन छोटा है और हम उस फंक्शन के ओवरहेड को, कॉलिंग को अगर बचाना चाहते हैं तब हम लोग इनलाइन फंक्शन का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। जैसे कि एक सी प्लस प्लस में जो बेसिक सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि इनलाइन फंक्शन और मैक्रो में क्या अंतर है। तो आपने देखा होगा कि इनलाइन में हम लोग आगे इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं और मैक्रो में हम लोग इनलाइन कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार से मैक्रो जो होता है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, मतलब आप उसको पहले से प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग आप उसको हैश का यूज करके आप मैक्रो को बनाते हैं। और मैक्रो जो है उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि इनलाइन फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है। मतलब कोई भी छोटा फंक्शन जिसके आगे आप इनलाइन कीवर्ड यूज करेंगे वो इनलाइन फंक्शन की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लस प्लस से रेफरेंस के बारे में गलत है। मतलब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस एज ए पॉइंटर जो किसी दूसरे के एड्रेस को जो रखता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। रेफरेंस नल हो सकता है, पता है हमें। रेफरेंस ये कह रहा है कि इनिशियलाइज किया जा सकता है, करना जरूरी भी होता है। रेफरेंस को क्रिएट किया जाता है ताकि उसे आप बाद में यूज कर सके, उसे रीसेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी ये नियम नहीं है कि रेफरेंस कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है। रेफरेंस कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकता। तो ओके पवन, स्टार्ट कर दिया है। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा बीच के अंदर। चांदनी और पवन दो जने अपने जुड़ गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रोग्राम का आउटपुट बताना है आपको। आपने x बराबर 10 लिया, एक एड्रेस एज ए रेफरेंस जो अभी हम डिस्कस किए थे वो हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है। रेफरेंस जो है उसकी वैल्यू 20 है और ये 20 को क्या कर रहा है, यहां पर प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से x की वैल्यू 30 कर दी, क्यों, क्योंकि आपने उसका एड्रेस जो है रेफरेंस के अंदर डाल दिया। जरूरत पड़ी तो बोर्ड पे भी अपने इसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद में अगर हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो ये पूछ रहा है कि क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, रेफरेंस से x पे इफेक्ट पड़ेगा। x का जो इफेक्ट है वो रेफरेंस पे पड़ेगा, मतलब कुल मिला के x भी 20 होगा और रेफरेंस भी क्या होगा, 30 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डेटा और उससे संबंधित फंक्शनलिटी को एक एंटिटी में रैप किया जाता है। देखिए मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूं कि जैसे अगर हम लोग किसी डेटा को पब्लिक टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा होता है, उसे कहीं पर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो होता है कि फंक्शन का नाम है अलग अलग जगह अलग अलग यूज आता है। और मॉड्यूलरिटी का मीनिंग यही होता है कि अगर हम मॉड्यूल बना के किसी भी फंक्शन का ग्रुप बना के अगर उस पर काम करते हैं तो वो मॉड्यूलरिटी कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एनकैप्सुलेशन। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, एनकैप्सुलेशन होगा। नेक्स्ट है ओओपी में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है ओवरराइडिंग करना, ओवरलोडिंग करना, ना कि डेटा को हाइड करना, वो डेटा हाइडिंग कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पाइथन लैंग्वेज से लिए गए हैं। पाइथन लैंग्वेज में अगर आपको ध्यान हो कि पाइथन भी इसके अंदर शामिल करी हुई है, तो अगर आप इस तरह से x, y, z लेके पाइथन में अगर डिक्लेयर करते तो पहली वैल्यू पहले के लिए असाइन होती है, दूसरी दूसरे के लिए, तीसरी वैल्यू तीसरे के लिए होती है, चौथी वैल्यू चौथे के लिए होती है। लेकिन इसने यहां पर किसी भी प्रकार के कोमा का उपयोग नहीं लगाया। तो ये क्या हुआ, आपका एक स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत स्टेटमेंट यही हुआ जो मैंने आपको अभी इसमें डिक्लेयर किया। और अंडरस्कोर करके जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो आप कर सकते हैं, कोमा लगा के भी आप लोग किसी को वैल्यू दे सकते हैं। इसलिए प्रीसिडेंस ऑर्डर पाइथन में पूछा है तो आप प्रीसिडेंस ऑपरेटर जो भी है पाइथन के, इसी लैंग्वेज जो नहीं, पाइथन के किसी भी लैंग्वेज के सभी आप जो प्रीसिडेंस का जो सीक्वेंस है वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब निम्नलिखित कोड का आउटपुट ज्ञात करना है। आप देखिए क्वेश्चन को बड़ा करके मैं आपको शो करवाता हूं। ये x बराबर 1 है
और वाइल ट्रू की है, ट्रू का मतलब लूप लगातार चलेगा। x मॉडुलस 5 इक्वल टू इसने क्या किया है, 0 किया है, मतलब जैसे ही x में 5 का डिवाइड होगा तो ब्रेक लग जाएगा। और इसी ब्लॉक में ये देखो, इसने सभी के सभी एक ही ब्लॉक में एक ही सीरीज के अंदर इसने लिख दिया है। अगर आपने पाइथन पे ध्यान दिया है, लैंग्वेज पे, एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होगा कि इस तरह से एक ब्लॉक में उसको नहीं लिखा जा सकता, तो ये एक तरह से क्या हो गई, एरर हो गई। इसी तरह से डी जावा 1.txt, इसने पूछा है कि अगर हम कोई फाइल को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें से क्या सही तरीका है। तो 10 का है 1 नंबर आपका सही तरीका है। देखो डी कॉलन हमेशा डबल स्लैश लगता है, फाइल का नाम होता है, और हम उसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड का आउटपुट ज्ञात करना है। इंपोर्ट मैथ आपने लिखा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी कितने का लिया, 36। स्क्वायर रूट ये निकालने के लिए आपको कह रहा है, स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो आपको पता है कि 6 आता है। अब आप ये सोचेंगे कि 6 ये भी हो सकता है, 6.0 ये भी हो सकता है, तो आपको पाइथन को एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा कि आप ये जरूर समझिए कि इसका जो रिजल्ट जो है वो हमेशा फ्लोट में आता है। इसी तरह से और भी कई ऑपरेटर है, जैसे कि फ्लोर हो गया ऑपरेटर, जो डेसिमल में रिजल्ट देते हैं, मतलब फ्लोट में उसका आउटपुट आता है। इसी तरह से स्ट्रिंग आस्की लेटर का आउटपुट क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब आस्की लेटर क्या है ये इसमें पूछा गया है, करेक्टर है, लोअर केस स्ट्रिंग है, लोअर केस स्ट्रिंग अपर केस है, जबकि आस्की के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें लोअर केस भी शामिल होते हैं, उसमें अपर केस भी शामिल होते हैं। तो 12 नंबर का आंसर होगा 4। आप भी साथ साथ में इसके आंसर जो है वो सोचते रहिए, बताते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है ORDH, ORDZ, जेड और एच के बारे में पूछा है। तो आपको पता होगा कि जेड का मतलब कितना होता है, 122 होता है आस्की कोड, और एच का जो आस्की कोड है वो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। जैसे आपने ABCDEFGH, मतलब 8 नंबर पे आपका आएगा, 97 से स्टार्ट होता है, तो 97, 98, 99, 99, 100, 101, 102, 103, 104। तो आप इसमें से अगर 104 को माइनस करेंगे, क्योंकि इसने सब्ट्रैक्शन के लिए कहा हुआ है, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो 13 का जो रिजल्ट होगा वो हमारा माइनस में आएगा, -18, क्योंकि एच आगे लिखा है और जेड इसने पीछे लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने कि इसने ए बी सी डी, साथ साथ में आप भी आंसर देते रहिए। अब देखिए ए बी सी डी, एक्स आपने लिया, आई इन एक्स, इसका मतलब फॉर ईच लूप है, एक एक करके वैल्यू जो है वो आई वेरिएबल में आएगी और फिर वो अपर केस से बदल जाएगी, ठीक है बदलेगी, लेकिन आप प्रिंट किसको करवा रहे हैं, आप प्रिंट करवा रहे हैं एक्स को, एक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, आई के अंदर वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब 14 नंबर जो 14 नंबर है उसका आंसर 1 होगा। कभी भी ये मत सोचना है कि इसको अपर केस में बदल देगा। इसी तरह से यही सेम चीज इसके अंदर है, देखिए प्रिंट किसको करवा रहा है, एक्स को प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट अगर एक्स को करा रहा है तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन जो है वो ये है कि खुद का जो ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय क्या होता है, कॉम, कॉम जो भी हम लोग यूज करते हैं वो इसीलिए होता है। फिर नेक्स्ट है लिनक्स क्या है, हमें पता है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी फाइल का नाम नहीं है, ना कॉपी करने की कोई प्रोग्राम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स आपका क्या हुआ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ऑल वेब एड्रेसेस स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसने कहां से स्टार्ट किया, HTTP। हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं तो ऊपर ऊपर लिखा होता है HTTP कॉलन स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ रहता है, तो ये इसका नॉर्मल मेथड हुआ। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम विद रूट्स इन यूनिक्स इज, अगर आप फाइल को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो 24 जो क्वेश्चन है 50 का हमारा टारगेट है, तो का आंसर है सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट किस काम में आता है, टेलनेट होता है, मैं साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन में आपको बताता हुआ चलूंगा, टेलनेट होता है दूर स्थित किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए टेलनेट यूज में आता है, यूनिकोडिंग और ये कन्वर्जन करने के लिए काम में आता है। इसी तरह से एकदम बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यू, यू किस काम में आता है, अंडरलाइन के लिए काम में आता है, बोल्ड बी होता है, आई इटालिक्स के लिए होता है। HTML में H क्यों लगाते हैं, HTML में H होता है हाइपर रेफरेंस, हाइपर के लिए हम लोग H का क्या करते हैं, यूज इसके अंदर करते हैं। ये इसके अंदर हो गया। नेक्स्ट देखिए
हेलो सर। अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट है, आ, और बताएं। बल्लू बिश्नोई, हेलो। हाँ बलवीर, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, एसएमटीपी क्या है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 27 नंबर है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? देखो टीसीपी प्रोटोकॉल है ना, आईपी प्रोटोकॉल है, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। साथ साथ में आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहे ताकि आपको पता रहेगा सबसे मेन प्रोटोकॉल इंटरनेट में कौन सा होता है। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा। देखो टोकन बस कोई प्रोटोकॉल नहीं है, X.25 है, ठीक है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी के लिए यूज में आता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? टीसीपी आईपी होगा। वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। वेब पेजेस किसके द्वारा यूनिकली डिफाइंड किए जाते हैं? आईपी एड्रेस के द्वारा, यूआरएल, डोमेन, फाइल नेम। तो वेब पेजेस, आपको पता है कि वेब पेजेस आप किसके द्वारा बताते हैं? यूआरएल के द्वारा आप वेब पेजेस को डिफाइन करते हैं। 29 का क्या होगा? बी। A word that looks underline on a web pages is usually, जो भी वेब पेजेस है जो अंडरलाइन करे हुए उसमें जो चीजें आपको दिखाई देती है, क्या वो इंपोर्टेंट वर्ड होते हैं या वेब एड्रेस होते हैं या मिस्टेक होती है? आपको पता ही है कि वो एक लिंक होता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए। ये हमारा इंटरनेट के क्वेश्चन है, आईओटी के क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम डीबीएमएस के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। तो मेटा डेटा क्या कहलाता है? डेटा अबाउट डेटा मतलब आपने कोई टेबल बनाई है, उसमें कौन कौन से फील्ड है, उनका साइज क्या है, तो ये सब चीजें उसके अंदर आपकी शामिल रहेगी। इसी तरह से D1, D2, Dn आर डोमेन इन ए रिलेशन मॉडल, देन द रिलेशन इज टेबल विच इज ए सबसेट। तो ये कह रहा है कि डोमेन में रिलेशन मॉडल है, रिलेशन इज ए टेबल विच इज सबसेट है। तो आपको पता है कि इस तरह की जो चीज है डेटाबेस से मैंने समझाई भी है आपको, ये हमारा मल्टीप्लाई के रूप में शो होता है। इसी तरह से वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ये कह रहा है कि अगर आप ईआर मॉडल की बात कर रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में? आपको पता है एंटिटी है मेन चीज। तो मेन आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंटिटी, द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड। एक एंटिटी, एंटिटी क्या? एंटिटी टेबल, आपके एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है? एक एंटिटी होता है। वो कह रहा है कि दूसरे रिलेशनशिप से कैसे उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 34 का बी होगा, कार्डिनलिटी है इसका एग्जांपल जिसके द्वारा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 35 जो क्वेश्चन है, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रिलेशनशिप आपकी क्या है, वो सब चीज उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। द मैपिंग कार्डिनलिटी क्या है? जैसे कि बाइनरी रिलेशनशिप में मन में आएगा आपका कि टू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब सब तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो आपका 35 का जो आंसर होगा वन टू वन भी होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा, बाइनरी रिलेशनशिप मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। इसी तरह से कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंटिटी वाई, देन एक्स इज सेड टू बी सब ऑर्डिनेट एंटिटी। हम उसको क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट। मतलब एक के अंदर जब दूसरे को शामिल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट एंटिटी कहलाएगा। वन लिमिटेशन ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज दैट इट कांट बी। मतलब लिमिटेशन क्या है ईआर मॉडल में? क्या वो जनरलाइजेशन यूज नहीं करता? जनरलाइजेशन क्या होता है? जब सुपर क्लास के कंसेप्ट को अपने जो सब क्लास में एक्सेस करते हैं तो वो जनरलाइजेशन कहलाता है। प्राइमरी की का यूज करना होता है, आपको पता है। तो एक ये कह रहा है कि एक रिलेशनशिप में दूसरा रिलेशनशिप ये शो नहीं कर सकता। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पैरेंथेसिस का क्या यूज रहता है? और अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन जो है वो है पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं उसके अंदर किसका यूज किया जाता है? देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी होंगे वो इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में हम लोग पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड कब जरूरत पड़ती है पैरेंथेसिस के? अर्थमेटिक ऑपरेशन में। तो वो आपका क्या होगा? इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा।
इसी तरह से 39 पर देखिए 8 बिट का कैरी है। लुक अहेड एडर्स का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, 8 बिट नंबर्स है, एक्स और वाई एंड ए कैरी इनपुट्स। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस तरह से इनपुट लेते हैं और किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो आंसर जो है, क्योंकि एडर सब्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग है तो इसमें ए तो फर्स्ट रहता है, वाई जो है उसका कॉम्प्लीमेंट रहता है और जो कैरी जो है वो एक चलती है। तो हमेशा ध्यान रखने का कि ए बी और उसका कैरी उसमें चलेगी। इसी तरह से क्वेश्चन है 16 बिट का अगर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अगर आप लेते हैं और उसमें अगर वैल्यू 3 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वैल्यू 3 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कन्वर्ट जब आप करेंगे तो ट्रिपल एफ डी, तो एफ के अंदर उसको क्या करेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट लेगा, -3 है, फिर उसको वापस से 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करके फिर उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू निकलेगी इसके अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट जो 41 जो क्वेश्चन है उसमें इसने कहा है कि if even priority mechanism being used for data transfer, which of the following data bytes has been received। मतलब अगर इवन प्रायोरिटी का हम अगर मैकेनिज्म का अगर आप यूज करते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, D0H का। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा 41 का। और इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू वेरीफाई इफ ए गिवन स्ट्रिंग इज ए वैलिड पैरेंथेसिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब कह रहा है कि अगर आप जो भी स्ट्रिंग को ले रहे हैं और उसमें वैलिड पैरेंथेसिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का अगर आप यूज करते हैं तब आप किसका यूज करेंगे, 42 है। तो 42 का जो है उसको जो कन्वर्ट जो करना होता है, देखो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा डेटा जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर उसको हम लोग पार्सर का यूज करके उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पार्सर हो जाएगा उसके अंदर। और इसी तरह से द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 16 बिट रिंग काउंटर 16 बिट का है और उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि 16 कैसे बनेगा। तो इसके लिए 16 के लिए हमारा आंसर जो है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें 4 है, इसमें हमारे कितने 8 है और इसमें 16 है। तो 16 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ती है। 4 फ्लिप फ्लॉप जो अगर आप काउंट करेंगे तो 2 की पावर 4 आप देखेंगे तो वो कहां तक जाएगा, 16 तक वो जाएगा। इसी तरह से एज्यूमिंग दैट देयर आर नो ब्रांच इंस्ट्रक्शन, कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आपने यूज नहीं करी है तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी जरूरत पड़ेगी, 100 इंस्ट्रक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो 44 का आंसर जो होगा वो सी 102 आपके इंस्ट्रक्शन में 3 स्टेजेस पे काम कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 102। द नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट लाइन इन 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी नंबर ऑफ इनपुट लाइन होती है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें वो इनपुट नंबर ऑफ लाइन दे ही नहीं रखी, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि इनपुट लाइन होगी 3, आपकी इनपुट लाइन होगी तो 2 की पावर 3 जो है ये क्या ले लेगा, 8 आपका मल्टीप्लेक्सर इनपुट ले लेगा। अब हम लोग देखते हैं जावा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जावा के क्वेश्चन करें तो देखें, सबसे पहली बात, मशीन इंस्ट्रक्शन देयरफॉर जावा इंटरप्रेटर जनरेट मशीन कोड दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन दैट इज रनिंग द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो 46 का आंसर होगा, जब वो कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। फिर आप उसको जब आगे इंटरप्रेटर का यूज करते हैं तब वो मशीनी कोड बनाता है। व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर द नंबर 9.6352। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा में तो उसका क्या होगा, ये डेटा टाइप पूछ रहा है। तो 47 का जो आंसर है वो डबल डेटा टाइप होता है, क्योंकि फ्लॉट के आगे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जावा कीवर्ड्स, जावा के कीवर्ड्स कौन सा इसमें जावा के कीवर्ड्स है वो आपको इसमें ढूंढना है। तो आपको देखना पड़ेगा अभी कौन कौन से जावा के इसमें कीवर्ड्स आपके हैं। तो आप देखिए, एक बुलियन ही एक ऐसा है जो जावा का एक कीवर्ड है, ना तो इंट होता है, उसके बदले इंटीजर के बदले इंट होता है, एरे नाम का कोई कीवर्ड नहीं है और प्रोटेक्टेड नाम से भी कोई कीवर्ड नहीं है, ना प्रोटेक्ट नाम से। तो विच आइडेंटिफायर इज इनवैलिड, कौन सा आइडेंटिफायर इनवैलिड है। आइडेंटिफायर के रूल्स आपको देखने पड़ेंगे कि आइडेंटिफायर के रूल क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर के रूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपने ये जो नाम आपने लिया है सेट फ्लो, ये एक इनबिल्ट इसका
फंक्शंस है, ये आइडेंटिफायर के रूल्स को क्या है, फॉलो नहीं करता। तो ये इसका गलत आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असाइन टू ए कैरेक्टर वेरिएबल, ये कह रहा है कि कैरेक्टर वेरिएबल को अगर आप असाइन करना चाहते हो तो ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर आपका हो जाएगा।